जंगल में कई दिनों से बर्फबारी हो रही थी। सभी पक्षी अपने अपने घरों में छुपे बैठे थे। रानू चिड़िया भी अपने घर में अपने बेटी के साथ बैठी हुई थी। पति जी, घर में बैठ बैठ के बोर हो रहा है, क्यों ना हम सब पक्षियाँ एक जगह इकट्ठा होके कुछ मजेदार बनाकर खाएं। हाँ लूसी, तुम सही कह रही हो। मैं अभी चिड़िया को फोन लगाता हूँ, वो कुछ ना कुछ उपाय बताएगी। फिर कबूतर चिड़िया को फोन करता है। जी कबूतर भैया, बताइए इतनी ठंड में आप फोन क्यों कर रही हो? चिड़िया, लूसी और मैं घर में बैठ बैठ कर बोर हो गई हैं। लूसी कह रही थी कि क्यों ना हम सब पक्षियाँ मिलकर कुछ खास भोजन बनाएं और मज़े से खाएं। कुछ खास? फिर तो गाजर का हलवा बनाते हैं। आप कहीं से गाजरें लेकर आना, मेरे पास घी है और मैं किसान की पत्नी के पास जाकर चीनी लेकर आऊंगी। हाँ चिड़िया, ये बात जाकर तुम गोरी और कालू को भी बता देना। चिड़िया अपनी बेटी छोटी से कहती है, छोटी बेटा आप घर पर ही रहना, मैं गोरी को बताकर आती हूँ और उसके पास से कढ़ाई भी लेकर आती हूँ। माँ, क्या गोरी आंटी भी आएंगी? उनके बिना बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। जब उसको गाजर का हलवे के बारे में पता चलेगा तो वो सबसे पहले आ जाएगी। फिर रानू चिड़िया गोरी कवि के घर जाती है। चिड़िया गोरी कवि के दरवाजे पे दस्तक देती है। गोरी, गोरी, जल्दी से दरवाजा खोलो, बाहर बर्फबारी हो रही है। गोरी कवि दरवाजा खोल देती है। क्या बात है चिड़िया, इतनी ठंड में मेरे घर क्यों आई हो? मेरे घर का दरवाजा तोड़ दोगी क्या? गोरी, तुम मुझे अपनी कढ़ाई दो और शाम में मेरे घर आ जाना। हम सब पक्षियाँ मिलकर मेरे घर में गाजर का हलवा बनाएंगे। बहुत मन कर रहा था कुछ नया खाने को। चिड़िया, आज तो बहुत मज़ा आने वाला है। ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम मीठा गाजर का हलवा। चिड़िया, मीठा थोड़ा ज्यादा रखना, मुझे मीठा बहुत पसंद है। गोरी, अब मुझे जल्दी से कढ़ाई दो, ढेर सारा काम बाकी है। फिर गोरी कवि चिड़िया को कढ़ाई दे देती है, जिसे लेकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। लूसी, तुम घर पर ही रहना, मैं जंगल में गाजरें ढूंढकर ले आता हूँ। पति जी, क्या चिड़िया के पास बाकी सब चीजें हैं? हाँ, सब चीजें हैं चिड़िया के पास। वो इंसान के बस्ती में जाकर किसान की पत्नी से चीनी भी लेकर आने वाली है। फिर कबूतर ऊंची उड़ान उड़ता है, पूरे जंगल में गाजरें ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ रानू चिड़िया इंसानों की बस्ती में किसान की पत्नी के पास जाती है। किसान की पत्नी जी, हम सब पक्षियाँ मिलकर गाजर का हलवा बनाने वाले हैं और हमारे पास चीनी नहीं है, क्या आप थोड़ा सा चीनी हमें दे दोगी? अरे वाह चिड़िया रानी, इंसानों से अच्छे तो तुम सब पक्षियाँ हो, जो सब काम मिलजुल कर इकट्ठा होकर करते हो। क्या बात है किसान की पत्नी जी, आप इतनी उदास क्यों लग रही हो? चिड़िया रानी, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, कुछ दिन पहले ही मेरे पति की मौत हो गई और मेरे दोनों लड़के मुझे छोड़कर शहर चले गए। यहाँ मैं अकेली रह गई हूँ, मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं। मैं भी अभी गाजर का हलवा बनाने वाली थी, लेकिन मेरे साथ खाने के लिए कोई है ही नहीं। किसान की पत्नी जी, आप चिंता मत करो, आपने मेरी कई दफ़ा मदद की है, अब मेरी बारी है। लेकिन चिड़िया रानी,
तुम क्या करोगी? किसान की पत्नी जी, मैं मेरे सारे पक्षी दोस्तों को यहाँ लेकर आऊंगी, फिर हम सब गाजर का हलवा बनाकर मज़े से खाएंगे। क्या चिड़िया सच तुम्हारे दोस्त यहाँ आएंगे? हाँ, क्यों नहीं आएंगे। आप गाजर का हलवा बनाना तो शुरू कीजिए, मैं अभी उनको लेकर आती हूँ। फिर चिड़िया वहाँ से अपने जंगल वापस आ जाती है। किसान की पत्नी भी सारी चीजें जमा करके गाजर का हलवा बनाना शुरू करती है। थोड़ी ही देर में वो स्वादिष्ट गर्मा गर्म गाजर का हलवा बना लेती है। चिड़िया, तुम इतनी देर तक कहाँ थी? मैंने तो सारा जंगल घूम लिया, मुझे कहीं से गाजर नजर नहीं आया। अब हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं कबूतर भैया, आज हम ज़रूर गाजर का हलवा खाएंगे, वो भी किसान की पत्नी के पास जाकर। चिड़िया, क्या तुम पागल हो गई हो? इंसानों के पास जाकर गाजर का हलवा खाओगी? अगर इंसान हमें मार देंगे तो तब क्या करोगी? गोरी, किसान की पत्नी अच्छी और दयालु है, उनका अब इस दुनिया में कोई नहीं। वो अकेले अपने घर में रह रही है और हमारे लिए अब गाजर का हलवा भी बना रही है। चिड़िया, मुझे पता है किसान की पत्नी बहुत दयालु है, उसने मेरी कई दफ़ा मदद की है। चलो हम सब वही चलते हैं। फिर सभी पक्षी खुशी से किसान की पत्नी के घर आते हैं। माँ जी, ये देखिए, मेरे सारे दोस्त यहाँ आने के लिए मान गई हैं। अरे वाह चिड़िया रानी, तुम्हारे सारे दोस्त तो बहुत प्यारे हैं। और हाँ, ये देखो, मैंने गर्मा गर्म तुम सबके लिए गाजर का हलवा भी बना लिया है। फिर किसान की पत्नी सब पक्षियों को गाजर का हलवा परोसती है। ठंड के मौसम में सब पक्षियाँ मजे मजे से गरम गरम गाजर का हलवा खाते हैं। माँ जी, आपका गाजर का हलवा तो बहुत ही स्वादिष्ट है, मुझे तो मज़ा ही आ गया। तुम सबको मेरे हाथों का गाजर का हलवा अच्छा लगा, यही काफ़ी है। उस रात सब पक्षियाँ किसान की पत्नी के घर में मीठी नींद सो जाते हैं। टुन्नू चिड़े की खेत बंजर हो जाती हैं। अपने खेत को देखकर टुन्नू चिड़ा बहुत उदास होता है। वो उदास मन से ही अपने घर लौट आता है। टुन्नू जी, क्या बात है, आप इतनी जल्दी घर वापस लौटकर क्यों आए हो? रानू, हमारी छोटी सी ज़मीन अब बंजर हो गई है, हम उस पर अब खेती नहीं कर सकते। मुझे और कुछ काम आता भी तो नहीं है, अब मैं क्या करूँगा? घर कैसे चलेगा? टुन्नू जी, मेरा दोस्त है ना कालू, मैं उसके घर काम करने के लिए जाऊंगी। वो कब से कह रहा था कि उसको ये काम वाले की ज़रूरत है। हाँ रानू, मैं जब तक कुछ ना कुछ काम ढूंढ लूँगा, तुम छोटी को अपने साथ ले जाओ। फिर रानू अपनी बेटी छोटी के साथ कालू कौवे के घर जाती है। कालू भैया, हम बर्बाद हो गए, मेरी एक छोटी सी जमीन थी ना, अब वो बंजर हो गई। अब टुन्नू जी के पास कोई काम नहीं, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ, मुझे कुछ काम दिलवा दो कालू भैया। रानू बहन, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। वैसे भी मुझे काम वाली की ज़रूरत थी, तुम सही समय पर यहाँ आई हो। गोरी, अरे ओ गोरी, कहाँ हो? जल्दी आओ, रानू काम की तलाश में यहाँ आई है। अरे वाह रानू, तुम यहाँ काम करने के लिए आई हो। तुम्हारा उस खेत का क्या हुआ जिसको दिखाकर तुम बहुत खुश होती थी? गोरी, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? अब वो ज़मीन बंजर हो गई है और मैं यहाँ काम के तलाश में आई हूँ। अच्छा ठीक है, घर की जल्दी से साफ सफाई कर दो, और हाँ, भोजन बनाने का काम भी तुम ही करोगी।
हाँ गौरी, मैं बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाती हूँ। देखना, तुम दोनों को भी मेरे पंखों का स्वाद बहुत अच्छा लगेगा। उस दिन से रानू घर के सारे काम करते हुए स्वादिष्ट भोजन भी बनाने लगी। कालू जी, ये चिड़िया ने तो काफी ज्यादा स्वादिष्ट भोजन बनाया है। हाँ गौरी, तुम सही कह रही हो। क्यों ना हम इस चिड़िया को हमारे ढाबे में भोजन बनाने के लिए रख लें। हमारा ढाबा? लेकिन कालू जी, वो ढाबा तो बहुत दिनों से बंद पड़ा है, अब क्या बनाओगे? तुम बस अब देखते रहो गौरी, मैं मेरा ढाबा कैसे चलाता हूँ। रानू, मैं बहुत दिनों से अपने ढाबे पे समोसे बनाकर बेचना चाहता था, लेकिन कोई भी अच्छे समोसे बनाने वाला नहीं मिल रहा था। तुम बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट भोजन बनाती हो, क्यों ना तुम आज से ही समोसे बनाना शुरू कर दो। जितने भी समोसे बिकेंगे उसका आधा मुनाफा मैं तुम्हें दूंगा। हाँ कालू भैया, क्यों नहीं, आप समोसे का सारा सामान मुझे लाकर दीजिए, मैं समोसे बनाना शुरू कर दूंगी। उस दिन से रानू चिड़िया कालू कौवे के ढाबे पे समोसे बनाकर बेचती है। आओ आओ पक्षियों, कम दाम में स्वादिष्ट समोसे खाओ। कुछ ही दिनों में कालू कौवे की ढाबे की कमाई दुगनी हो जाती है। कालू जी, मुझे तो लगता है कि आधा मुनाफा रानू को देने की क्या जरूरत है। समोसे का सारा सामान आप देते हो, ढाबा भी आपका है, रानू तो सिर्फ समोसे बनाती है ना। मैं तो कहती हूँ उस रानू को आधा मुनाफा देना बंद कर दो और कह दो कि आजकल मुनाफा कम हो रहा है, और वो रानू की बच्ची नहीं मानी तो उसे यहाँ से जाने के लिए कह देना। गौरी, ये तुम क्या कह रही हो? वो रानू बेचारी तो सुबह से शाम तक समोसे बनाती है, उसके वजह से ही जंगल के पक्षियों की भीड़ मेरे ढाबे पे लगी रहती है। कालू जी, मैंने जितना कहा है उतना करो, वरना वो रानू की बच्ची हमसे ज्यादा अमीर बन जाएगी। गौरी के कहने पर कालू कौवा रानू को पैसे देना बंद कर देता है। एक दिन बेचारी रानू चिड़िया कालू से पैसे मांगने लगती है। कालू उसे पैसे देने से साफ मना कर देता है। रानू चिड़िया अगले दिन ही अपनी बेटी को लेकर अपने घर वापस आ जाती है और सारी बातें अपने पति टुन्नू को बताने लगती हैं। टुन्नू जी, मेरे पास कुछ पैसे हैं, क्यों ना हम इस जंगल में समोसे का ठेला लगाएं। मेरे पंखों से बनाए हुए समोसे जंगल के पक्षियों को जरूर पसंद आएंगे। हाँ रानू, तुम कल से ही समोसे बनाना शुरू कर दो, इस काम में मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगा। दूसरे दिन ही रानू चिड़िया बाजार से समोसे बनाने की चीजें खरीद कर ले आती है और घर के पास ही छोटा सा ठेला लगाकर पति पत्नी समोसे बनाकर बेचना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ कालू कौवे के ढाबे पे कोई भी पक्षी समोसे खाने के लिए नहीं आ रहा था। कालू कौवा अब मक्खियाँ मारते अपने ढाबे पे बैठा हुआ था। जंगल के सभी पक्षी रानू से ही समोसे खरीद के खा रहे थे। रानू बहन, आपके समोसे तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। हमें ये समोसे खाने के लिए दूसरे जंगल जाना पड़ता था। अच्छा हुआ आपने यहीं एक समोसे का ठेला लगा लिया। इस तरह रानू और उसका पति टुन्नू समोसे बेचकर ढेर सारे पैसे कमाने लगते हैं।
उन दिनों टुन्नू चिड़ा बहुत बीमार था। वो भोजन ढूंढने के लिए दूर दूर तक जा नहीं पा रहा था। एक दिन रानू चिड़िया एक अंडा देती है। वो अंडे को देखकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। टुन्नू जी, कुछ ही दिनों में इस अंडे में से हमारा बच्चा भी बाहर आ जाएगा। हम हमारे बच्चे के लिए पहले से ही मीठे मीठे फल लाकर रखेंगे। ऐसा करती हूँ, मैं भी आपके साथ भोजन ढूंढने के लिए चलती हूँ। इसमें आपकी थोड़ी सी मदद भी हो जाएगी। रानू, क्या तुम पागल हो गई हो? अभी अभी तुमने अंडा दिया है और काम करने की बात कर रही हो। मैं क्या मर गया हूँ? मैं अभी भी जिंदा हूँ। तुम्हारे लिए और अपने आने वाले बच्चे के लिए मैं भोजन कहीं से भी ढूंढ कर ले आऊँगा। तुम चिंता मत करो। कुछ दिन तो ऐसे ही बीत जाते हैं। टुन्नू चिड़ा अब और भी ज्यादा बीमार हो जाता है। फिर भी वो भोजन की खोज करने के लिए दूर दूर तक जाया करता था। ऐसे ही दूसरे दिन वो घोंसले में से उठ भी नहीं पा रहा था। रानू, पता नहीं मैं इतना बीमार क्यों हो रहा हूँ। मुझे अपने बच्चे के लिए भोजन की खोज करनी है और उसके लिए एक पक्का लकड़ियों का घर भी बनानी है। टुन्नू जी, अभी आप बहुत बीमार हो। आप चिंता मत करो। मैं भोजन की खोज के लिए जाऊंगी और घर बनाने के लिए सूखी लकड़ियाँ भी खोज कर लाऊंगी। नहीं रानू, तुम कुछ मत करो। तुम बस अंडे के पास रहो। मैं भोजन की खोज भी कर लूँगा और सूखी लकड़ियाँ भी ले आऊँगा। टुन्नू जी, ऐसी हालत में आप कहाँ जाओगे? अब आप बहुत बीमार हो। जब ठीक हो जाओगे तब चले जाना। लेकिन टुन्नू रानू की एक बात नहीं सुनता। वो भोजन की खोज के लिए चले जाता है। तभी उसको एक बड़ा अनार नजर आता है। वो उस फल को देखकर खुश हो रहा था कि तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। टुन्नू, तुम इस फल को क्या देख रही हो? पहले मैंने इस फल को देखा है। ये फल मेरा हुआ। अब जाओ यहाँ से। मगर कालू, मैंने इस फल को पहले देखा था। तुमसे पहले मैं ये फल के पास आया। अरे टुन्नू, तुम मुझसे जुबान लड़ा रही हो। जाते हो या दो चार लगाऊं? तभी टुन्नू को कमजोरी की वजह से चक्कर आने लगते हैं। वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। थोड़ी ही देर बाद उसकी मौत हो जाती है। ये सब वहाँ खड़ा हुआ कालू कौवा देख रहा था। अरे, ये टुन्नू तो अभी मुझसे बातें कर रहा था। अचानक से इसकी मौत कैसे हो गई? मुझे ये बात जल्दी से जाकर रानू को बतानी होगी। ऐसा कहकर वो जल्दी से रानू चिड़िया के घोंसले के पास आता है। रानू, तुम जल्दी से अभी के अभी मेरे साथ चलो। टुन्नू अब इस दुनिया में नहीं रहा। कालू भैया, ये आप कैसी बातें कर रही हो? कहाँ है मेरे पति? मुझे उनके पास अभी ले चलिए। रानू चिड़िया रोते हुए कालू कौवे के साथ टुन्नू को देखने के लिए वहाँ जाती है। टुन्नू जी, उठिए। टुन्नू जी, मुझे बेसहारा करके क्यों चले गए? मैंने आपको जाने से मना भी किया था, लेकिन आपने नहीं सुना। अब मैं मेरे बच्चे को आपके बिना कैसे पालूंगी? मुझे अकेला करके क्यों चले गए टुन्नू जी? बेचारी चिड़िया कुछ देर तक वहाँ पर बैठकर आंसू बहाते रहती है। फिर उसको घोंसले में रखा हुआ अपने अंडे की याद आती है। वो तुरंत भागी भागी अपने घोंसले के पास आकर देखती है कि एक दुष्ट चील उसके अंडे को फोड़कर पी रहा था। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरे पति को तो आपने आपके पास बुला लिया,
गया। अब मेरे अंडे को ये चील खा गया। अब मैं इस दुनिया में जीकर क्या करूँगी। रानू चिड़िया नदी में कूदकर अपनी जान देने के लिए जाती है। जैसे ही वो नदी के पास अपनी जान देने के लिए जाती है, तभी वो एक छोटी सी बच्ची की आवाज़ सुनती है। वो छोटी सी चिड़िया की आवाज़ पत्तों में से आ रही थी। रानू तुरंत उन पत्तों को हटाकर देखती है कि एक छोटी सी चिड़िया रो रही थी। क्या हुआ चिड़िया बेटा, तुम इन झाड़ियों में क्यों फंसी हुई हो? चिड़िया आंटी, कोई जालिम चील ने कल मेरे मम्मी पापा को मार दिया और मुझे अपने पंजों में दबोच कर कहीं ले जा रहा था। तभी मैं चील के पंजों से छूटकर इस झाड़ियों में आकर फंस गई हूँ। चिड़िया बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा के अलावा तुम्हारा और कोई संबंध नहीं है? नहीं चिड़िया आंटी, मेरे मम्मी पापा ही मेरे सब कुछ थे। अब मैं उनके बिना इस दुनिया में क्या करूँगी? नहीं बेटा, ऐसा मत सोचो, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं रहा। अब हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे। आज से मैं तुम्हारी माँ और तुम मेरी बेटी। ये सुनकर छोटी चिड़िया के आंखों में आंसू आते हैं। फिर रानू चिड़िया उन दोनों के लिए एक सुरक्षित मजबूत घर बनाती है। फिर रानू उस छोटी बच्ची के साथ आराम से उस घर में रहने लगती है। रानू दूसरों के घरों में झाड़ू पोछे का काम करके अपने दोनों बेटियां लाडो और छोटी का पालन पोषण करती थी। जंगल में सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था। ठंड के वजह से एक दिन रानू की छोटी बेटी छोटी चिड़िया बीमार पड़ जाती है। उसके लिए दवाइयाँ खरीदने के लिए रानू के पास पैसे नहीं थे। वो गौरी के पास आकर पैसे मांगती है। गौरी मेम साहब, ठंड के वजह से मेरी बेटी बीमार है, आप कुछ पैसे दे दोगी तो मैं उसके लिए दवाइयाँ लूँगी। मगर रानू, मैं तो तुझे काम के बदले ही पैसे दूँगी। तेरी बेटी बीमार है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हारे जैसे नौकर मेरे घर में काम करते हैं, सभी को पैसे देने लगी तो मैं कंगाल हो जाऊंगी। मैं तुझे फालतू में पैसे नहीं दे सकती। चलो निकलो यहाँ से। ऐसा मत बोलिए, पिछले साल मेरे पति भी ठंड के वजह से मर गए, मुझ पर दया करिए। गौरी, अगर ये इतना कह रही है तो कुछ पैसे दे दो ना। अच्छा तो ठीक है रानू, अगर तुमको पैसे चाहिए तो तुम्हारा घर मेरे नाम कर दो, तभी मैं तुमको पैसे दूंगी। मगर गौरी मेम साहब, मेरा घर आपको दे दूंगी तो अपनी बेटियों को लेकर ये ठंड में कहाँ कहाँ घूमूंगी, तो फिर मैं तुझे पैसे नहीं दे सकती। तू पैसे किसी और से मांग लेना। ठीक है गौरी, मैं मेरा घर तुम्हारे नाम कर देती हूँ। मुझे अपनी बेटी की जान की परवाह है। फिर रानू अपने घर के कागजात गौरी को दे देती है और उससे पैसे ले लेती है। रानू अपनी बेटी छोटी का इलाज अच्छे से हॉस्पिटल में करवाती है। कबूतर भैया, आप मेरे पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है क्या? कुछ दिनों तक आप मुझे और मेरी बेटियों को अपने घर में रख लोगे? माफ करना रानू, मेरी सास आई हुई है। पहले से ही घर में मेहमान ज़्यादा हो गए हैं, अब तुमको मैं मेरे घर में नहीं रख सकता। कोई बात नहीं कबूतर भैया। फिर रानू अपनी दोनों बेटियों को लेकर एक पेड़ की डाली पर बैठी रहती है। माँ, अब हम इतनी ठंड में कहाँ रहेंगे? वैसे भी छोटी अब पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। आपने हमारा घर बेचकर ठीक नहीं किया माँ। क्या करूँ लाडो बेटा,
छोटी की वजह से घर बेचना ही पड़ा। मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। माँ देखिए, छोटी ठंड से कपकपा रही है। यहाँ से कहीं और चलते हैं। हे भगवान, हमें इस मुसीबत से जल्दी बाहर निकाल। कोई तो आसरा दे हमें। बस छोटी बेटा, थोड़ा सा हौसला रखो। अभी हमें कुछ न कुछ तो रहने का रास्ता मिल जाएगा। रानू अपने दोनों बेटियों को लेकर जंगल पूरा घूमती है। वो नए घर का तलाश कर रही थी। अचानक से लाडो को कई सारे लकड़ियों का ढेर दिखता है। माँ वहाँ देखिए, वहाँ तो सूखी लकड़ियाँ और पत्तों का ढेर पड़ा है। हम हमारे लिए पत्तों का घर बना लेते हैं। हाँ लाडो बेटा, वही ठीक रहेगा। रानू अपने बच्चों के साथ मिलकर एक बड़ा सा पत्तों का घर बनाती है। माँ अब आपको वो लालची कवि के पास काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम हमारा खुद का व्यापार करेंगे। लेकिन लाडो, हमारे पास कुछ पैसे है ही नहीं। हम कौन सा व्यापार करेंगे? यहाँ पर कितनी सारी सूखी लकड़ियाँ पड़ी है माँ। हम इन सूखी लकड़ियों को जंगल के पक्षियों को बेचेंगे। ठंड में पक्षियाँ अपने घरों में सूखी लकड़ियों से आग जलाते हैं। ठंड में रानू चिड़िया सूखी लकड़ियाँ बेचने लगी। ठंड होने के कारण कई सारे पक्षियाँ सूखी लकड़ियाँ खरीद लेते हैं। दूसरी तरफ गोरी का बेटा जग्गू कौवा बहुत बीमार पड़ गया था। कालू जी, मेरा बेटा जग्गू कब ठीक होगा? ये 2 दिनों से बहुत बीमार है। मैंने इसको कई सारे डॉक्टरों को दिखाया है, फिर भी ये ठीक नहीं हो रहा है। गोरी, तुम चिंता मत करो, हमारा बेटा जग्गू जल्दी ही ठीक हो जाएगा। मुझे तो लगता है कि तुमने जो चिड़िया के साथ किया है, इसलिए अब हमारे बेटे के साथ वही हो रहा है। वो अपनी बेटी के लिए हमसे पैसे मांगने आई तो तुमने उसका घर ही ले लिया। अब इसीलिए हमारा जग्गू बेटा ठीक नहीं हो रहा है। कालू जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं दोबारा किसी पक्षी के साथ ऐसा नहीं करूँगी। मैं सबकी मदद करूँगी। मुझे बस मेरा बेटा अच्छा रहना चाहिए। दूसरी तरफ रानू चिड़िया अपने दोनों बेटियों के साथ उस पत्तों के घर में खुशी खुशी से रहने लगती।